गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 6 टिश्यू। और मैं हूँ डी भवानी सिंह। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर जो सेल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ टिश्यू। बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब कुछ सेल्स हैं जो एक साथ जुड़ जाएं, ग्रुप में हो जाएं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, तो उसके सारे फंक्शन वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। लेकिन जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जुड़ जाती हैं तो उससे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है या टिश्यू डेवलप होता है। हम जानते हैं, हमने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि एक सिंगल सेल के साथ जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होती है तो उससे टिश्यू बनता है और टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे जुड़ने से एक ऑर्गन डेवलप होता है। और ऑर्गन्स अगर कंबाइन हो जाते हैं तो दैट विल गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम, एंड व्हेन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू ए बॉडी। ओके, तो चलो हम आज इस चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलके बनी हुई है, आज हम इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन और प्लांट्स दोनों की टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर में जो पढ़ने वाली बात है वो तो आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अगर आपको टिश्यू देखना है तो सबसे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक को। अगर आपके पास में ऑनियन है और आप उसका बिल्कुल ऐसे ही एक ग्लास जार के अंदर रख देते हैं वाटर फिलअप करके, और आप 3 दिन बाद ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से रूट ग्रोथ हो रही है। ये रूट क्यों ग्रोथ हो रही है? ये रूट ग्रोथ हो रही है एक ख़ास किस्म के टिश्यू जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होना शुरू करते हैं, और ये एबिलिटी उनके अंदर होती है। इन्हीं टिश्यूज़ को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसको दोबारा अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स एट स्पेसिफिक रीजन। और इन लोकेशंस की वजह से ही हम इन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। हाँ, अब जरा आगे मैं आपको कुछ शो करता हूँ। ये डायग्राम देखिए आप। हाँ जी, हाँ तो दोस्तों ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यूज़ हैं उनकी खास लोकेशन की वजह से उनके कुछ नाम हैं दोस्तों। जो टिश्यू टिप पर, रूट टिप पर और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता है। इसकी लोकेशन के हिसाब से ही इसका नाम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन जब ये टिश्यू कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होगा तो इससे क्या होगा? प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट शूट में स्टेम्स, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा, और रूट भी उसकी साइज़ बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, लेंथ इंक्रीज़ होगी। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों ये लीफ के बेस के पास होती है, इंटर नोड्स पे भी प्रेजेंट होती है, और यही टिश्यू जब कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता है तो इससे नई ब्रांचेस की ग्रोथ होती है। ठीक है। और अगर हम लास्ट में बात करें तो ये है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की चारों तरफ जो विड्थ है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और जब ये टिश्यू कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता है तो इसकी वजह से प्लांट की जो स्टेम का साइज़ है, मोटाई है, चौड़ाई है, जिसे विड्थ या ग्रिथ कहते हैं, ये इंक्रीज़ होती है। यहाँ तक कि स्टेम और रूट दोनों ही लोकेशन पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये है इसकी खास बात। अब इसके अलावा जो खास इम्पॉर्टेंट बात है, ये जितने भी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव टिश्यू होते हैं। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इसके अलावा इनके टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं उनकी जो वॉल होती है दोस्तों वो बहुत ही थिन होती है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन इन टिश्यूज़ के अंदर क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, तो इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जब ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो हम इनको परमानेंट टिश्यू नाम देते हैं दोस्तों। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3 बेसिकली। पहला है हमारा पैरेन्काइमा। मैं आपको नाम पहले डायग्राम शो करता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो। ये पैरेन्काइमा टिश्यू है दोस्तों।
ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है। और ये जो सेकंड है इसको हम कहते हैं कॉलनकाइमा टिश्यू, और जो ये थर्ड है हमारा ये है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू है दोस्तों, इसकी अगर आप सेल्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये कैसी नज़र आ रही हैं आपको। इनकी जो सेल वॉल है ये थिन है और इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसिस भी है। ये बेसिकली इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये लूजली अरेंज हैं और साथ में इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं ये लिविंग है दोस्तों, लिविंग यानी ये जीवित सेल्स हैं। ओके, इनकी शेप कैसे भी हो सकती है दोस्तों, इनकी शेप ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर या रॉड शेप भी हो सकती है, ठीक है। इनके स्पेस को तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ये है पैरेन्काइमा जो हमारा फर्स्ट सेल टिश्यू है, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ अपनी लोकेशन के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करता है, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ग्रीन इन कलर हैं, अगर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म करेगा और फूड का सिंथेसिस करेगा ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन दोस्तों जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा और ये फोटोसिंथेसिस करे तो इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्ड इसके साथ में जुड़ गया, इसलिए क्लोरेन्काइमा इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी एक्वाटिक प्लांट्स भी देखे होंगे दोस्तों। एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका लोटस, ठीक है, और वाटर हाइसिंथ। इनकी लीव्स आपने देखी है, ये पानी के फ्लोर के ऊपर फ्लोट करती रहती है। ये क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि उसके बीच में ये जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस हैं, जैसे आप पैरेन्काइमा में देख रहे हैं जिसमें एयर होती है, ये स्पेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर सैक होते हैं। और फाइनली वो क्या करता है, वो एक्वाटिक प्लांट को बाउंसी नेचर प्रोड्यूस करता है, बाउंसी नेचर देता है, जिसकी वजह से वाटर सरफेस पे वो कॉन्टीन्यूसली फ्लोट करता है। इस तरीके की पैरेन्काइमा टिश्यू को हम एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि इट हैव मोर एयर स्पेसिस, दैट्स वाई वी कॉल दिस पैरेन्काइमा एरेन्काइमा, और ये एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जरा कॉलनकाइमा की बात कर लें दोस्तों। ये आपके सामने ही है बिल्कुल। ये कॉलनकाइमा को आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रांग दिख रही हैं दोस्तों। चलो मैं इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ। आपको इसकी वॉल थिक दिख रही है एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, इसके कॉर्नर्स थिक दिख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट है, इसमें वैक्यूल स्पेस भी है और सेल वॉल भी स्ट्रांग है। इसका मतलब ये इतनी स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप इंट्रासेलुलर स्पेस जो कॉर्नर पे इसमें प्रेजेंट था वो आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है इसके कॉर्नर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, ओके। तो इससे हम एक चीज़ का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कॉलनकाइमा है पैरेन्काइमा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा है। और दोस्तों इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है लीफ स्टॉक, लीफ की जो हम पेडंकल कहते हैं उसको प्रेजेंट होती है ये। और ये ज़्यादातर लीफ की स्टेम को ऑब्जर्व करें, उसकी ट्विग को ऑब्जर्व करें तो उसकी एपिडर्मिस के जस्ट बिलो ही ये प्रेजेंट होता है। इसके कॉर्नर भी ठीक हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और यही कारण है कि तेज़ हवा चलने पर या विंड फ्लो होने पर प्लांट इधर से उधर मूव करते हैं, ट्विस्ट होते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं होते। ये जो मैकेनिकल सपोर्ट है ये इनको कॉलनकाइमा प्रोड्यूस करती है, कॉलनकाइमा प्रोवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये जो पैरेन्काइमा का आपने डायग्राम देखा है, ये ऊपर से ये हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू है। अगर हम स्टेम को अपने ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल में कट करके देखें तो ये हमें इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल व्यू में कट करें तो पैरेन्काइमा ऐसे, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वे में वर्टिकल सेक्शन में कट करें तो हमें सेल्स पैरेन्काइमा की इस तरीके से नज़र आएगी। और अगर हम कॉलनकाइमा को हॉरिजॉन्टल व्यू में ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो हमें डायग्राम इस तरीके से नज़र आएगा। और अगर हम इसको वर्टिकल सेक्शन में कट करके ऑब्जर्व करें डायग्राम तो हमें इस तरीके का नज़र आएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम में समझने के लिए है, ठीक है, जिसको हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, ये डायग्राम देखिए आप,
ये जो देख रहे हैं आप स्क्लेरेन्काइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है दोस्तों। और स्क्लेरेन्काइमा जो होती है ये बहुत ही हार्ड स्टिफ टिश्यू है। अच्छा, आपने कभी कोकोनट देखा है? कोकोनट के ऊपर जो हस्क होती है, आजकल तो नारियल मिल ही रहे हैं मार्केट के अंदर, ये जो हस्क होती है इसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। और ये जो टिश्यू होता है ये दोस्तों ये डेड होता है। और ठीक है, इसका डेड होने के साथ साथ इसकी जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। जैसे यहाँ मेंशन है लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, और इसके बीच में जो स्पेस होता है नैरो ल्यूमन, ल्यूमन से मतलब है इंटरनल स्पेस, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल से मतलब है एक केमिकल होता है दोस्तों जिसका नाम होता है लिग्निन। ये लिग्निन इस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर। ठीक है, ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है दोस्तों। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आपने 8th में पहले भी पढ़ चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी लीफ के डायग्राम को ऑब्जर्व किया है तो आप उसमें कुछ वेन्स देखते हैं दोस्तों। ये वेन्स भी बेसिकली लिग्निफाइड सेल से बनी हुई हैं, तो इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। अच्छा, आपने सीड्स हाथ में लेके देखें कितने स्टंग टफ होते हैं, कितने मजबूत होते हैं। इनकी जो आउटर वॉल होती है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है और इसको टफ बनाती है, उसमें भी लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो ये लिग्निन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने इसको डिस्कस किया पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इसके अलावा हमने एरेन्काइमा को डिस्कस किया है। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा से रिलेटेड नोट्स आपको इस पैराग्राफ से मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं हम गार्ड सेल लीफ के बारे में। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि लीफ के सरफेस के ऊपर स्टोमेटाज होते हैं और इन स्टोमेटाज से ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डे टाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लीफ के अपर सरफेस से एक पील को उतारें और इसका एक स्लाइड बनाएं और उसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये डायग्राम नज़र आएगा। ठीक है, ये लीफ की एपिडर्मिस है दोस्तों, और इस एपिडर्मिस के बीचों बीच में ये आपको स्टोमेटा नज़र आ रहा है। स्टोमेटा को की जो ओपनिंग होती है वो होती है दोस्तों गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल इसकी स्टोमेटा को गार्ड करती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर स्टोमेटा और गार्ड सेल देख सकते हैं। ये जो सेल्स नज़र आ रही हैं इसको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल एपिडर्मिस ही है, बेसिकली ये सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और अगर हम खास बात करें, ये गार्ड सेल हैं दोस्तों, ये भी डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये बीन शेप के नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये डाइकोट प्लांट के सीड्स हैं। अगर आप चना उगाएं, ग्राम उगाएं, ठीक है, या फिर आप पी है मटर, इसके लीव्स को देखोगे और इसका आप डाइसेक्शन करके इसकी लीफ पील से आप स्लाइड बनाएंगे तो आपको ये बीन शेप गार्ड सेल्स नज़र आएंगे। जबकि अगर आप मोनोकोट प्लांट वीट या राइस है इसकी लीफ पील लेके ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको जो गार्ड सेल हैं वो डम्बल शेप नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप प्रैक्टिकली लैब में करके देख सकते हैं। चलो अब खास बात करते हैं कुछ ड्राई हैबिटाट में जो प्लांट पाए जाते हैं दोस्तों, उनकी जो आउटर वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। देखो यहाँ मेंशन भी है इस वाले पार्ट में। ठीक है, हाँ जी, ये ड्राई एरिया के अंदर जो होता है ड्राई ज़ेरोफाइटिक कंडीशन, इस तरीके के जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो ग्रीन स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है, लीव्स होती हैं वो कुछ थिक होती हैं और साथ में उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग भी होती है जिसको हम दोस्तों कहते हैं क्यूटिन। ये वैक्सी कोटिंग एक खास किस्म का वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है जो उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके स्टोमेटा होते हैं वो पिट में प्रेजेंट होते हैं और जो लीफ का साइज़ होता है कुछ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये किस लिए होता है? जिससे कि वाटर ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, और साथ में ये वैक्सी कोटिंग इनको फंगल इन्फेक्शन से भी बचाती है और ये वाटर रेजिस्टेंस भी होती है। आप कैक्टस को आपने ऑब्जर्व किया है तो आप उस पर देख सकते हैं दोस्तों, कैक्टस के अंदर जो इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, उस पर वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, लेकिन उसकी जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड लीफ स्पाइंस में, थ्रॉन्स में
छोटे छोटे कांटों में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी वजह से इसका वाटर लॉस है वो रुकता है और ज़ेरोफाइटिंग और डेजर्ट कंडीशन के अंदर जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेस वाटर में अवेलेबिलिटी में भी ये सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है क्यूटिन की। इनके स्टोमेटास भी बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, अगर आप आउटर सरफेस की बात करें, एक प्लांट जब तेज़ी से ग्रो करता है, ओल्ड होने लगता है, तो उसके स्टेम के ऊपर के जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं और कॉन्टीन्यूसली उसमें हम रप्चर्स देख सकते हैं। इसको हम बार्क कहते हैं, जो ब्राउन कलर में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती कैसे दोस्तों, जो एपिडर्मिस है वो कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई करती है और रिप्लेस होने लगती है और उसकी जगह पर सेकेंडरी मेरिस्टेम ग्रो करती है। यही सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में धीरे धीरे थिक होती जाती है और कॉर्क में या बार्क के अंदर डेवलप हो जाती है दोस्तों। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार्क को जो होती है, ये कॉर्क होती है, ये डेड टिश्यू है बेसिकली, और इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सुबेरिन। ये सुबेरिन जो है ये बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रांगनेस और सपोर्ट तो देता ही है, लेकिन ये इट इज़ इम्पीरिवियस टू गैसेज एंड वाटर, यानी बार्क वाले एरिया से सुबेरिन इतनी स्ट्रांग सपोर्ट करता है इसको कि यहाँ से जो गैसेज हैं बाहर रिलीज़ नहीं हो सकती और साथ में वहाँ से पानी भी अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने इसके अंदर ये आज डिस्कस किया है ड्राई इनके बारे में। अब हम बात करते हैं, जिस हमने पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इनके बारे में डिस्कस किया था, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू थे और इन्हीं टिश्यूज से आगे चल कर डेवलप होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की। ये है दोस्तों जाइलम और ये है फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम को ही हम वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ठीक है, अगर जाइलम के हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप जाइलम के स्ट्रक्चर्स की सेल्स को देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम के हैं। जाइलम बेसिकली 4 टाइप की सेल से मिलके बना है। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स। अच्छा, जाइलम के जो टिश्यूज़ होते हैं मोस्टली डेड होते हैं, मोस्टली डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेनकाइमा है वो एलाइव होती है। ठीक है, तो ये जाइलम जो है डेड टिश्यू है और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट दी वाटर एंड मिनरल। और ये जाइलम जो है ये वस्कुलर बंडल में सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसमें जो वाटर का मूवमेंट है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में। यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम में सिर्फ हमेशा, ये हमें ध्यान रखना है। ये हम जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंशिएट बिटवीन में भी इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर जाइलम की हम शेप ऑब्जर्व करें तो कभी कभी ये स्टार शेप में भी नज़र आता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जाइलम स्टार शेप में भी नज़र आता है और ये वस्कुलर बंडल के सेंट्रल एरिया में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम बेसिकली क्या होता है, हम जानते हैं कि ये जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस से फूड सिंथेसाइज होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन पहले इसके जान लेते हैं इसके कंपोनेंट क्या है। सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेनकाइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स। बेसिकली ये जो सीव प्लेट और सीव ट्यूब है ये सब एक ही चीज़ है। तो सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स हो गया, ये चारों कंपोनेंट मिलके फ्लोएम को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, लेकिन फ्लोएम जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता और इसके अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये लीफ से जो फूड है उसको रूट की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करता है और वहाँ से अपवर्ड दूसरे प्लांट के पार्ट्स में भी। तो इसमें जो फूड का मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम में कैसा था, फ्रॉम रूट टूवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, डिफरेंशिएट बिटवीन के अंदर। अच्छा, जाइलम की शेप कोई हम कह सकते हैं कि ये स्टार शेप नहीं होता, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। ठीक है, और ये वस्कुलर बंडल में आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, वस्कुलर बंडल में आउटर साइड पे। और वस्कुलर बंडल का क्या फंक्शन है दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को ही कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हमने डिस्कस किया है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हमने
इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। और इसके बाद में हमने परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, एक बार आप एनसीईआरटी से ही टिश्यू कंसेप्ट को एक बार ज़रूर पढ़ें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक। I am D. Bhavani Singh and my channel name is The Easy Way by D. Bhavani Singh. So please press the like button. Thank you. Have a nice day. Take care. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।